हम हर पल आवाज़ों से घिरे रहते हैं, संगीत, बातें, गाड़ियों का शोर। पर क्या कभी सोचा है कि ये आवाज़, ये साउंड असल में है क्या? आज हम इसी अनसुनी कहानी के पीछे की फिजिक्स को समझने जा रहे हैं। चलिए, एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। अंतरिक्ष पर बनी फिल्मों में बड़े बड़े धमाके और जोरदार आवाजें होती हैं, लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, जिसमें अरबों तारे और ग्रह हैं, पूरी तरह से शांत क्यों है? इस रहस्य का जवाब ही साउंड को समझने की पहली सीढ़ी है। और जवाब बहुत ही सरल है। ध्वनि को चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम यानी एक माध्यम की जरूरत होती है। उसे ठोस, तरल या गैस जैसा कुछ चाहिए, जिसके जरिए वो अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। बिना माध्यम के ध्वनि का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, साउंड ठोस, तरल और गैस में तो ट्रैवल कर सकती है, लेकिन वैक्यूम यानी निर्वात में नहीं। क्यों? क्योंकि वहां कोई कण ही नहीं होते एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए, और इसीलिए स्पेस बिल्कुल साइलेंट है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, साउंड ठोस में सबसे तेज चलती है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि साउंड कोई चीज नहीं है जो हवा में तैर रही है। ये तो एनर्जी का एक रूप है, एक लहर। ये एनर्जी पैदा होती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, यानी कांपती हुई चीजों से। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वो अपने आसपास के मीडियम में एक डिस्टर्बेंस, एक हलचल पैदा करती है, और बस यही हलचल साउंड वेव बनकर आगे बढ़ती है। इसे ऐसे सोचिए, जब गिटार का तार छेड़ा जाता है तो वो तेजी से आगे पीछे हिलता है ना? ये वाइब्रेशन अपने पास वाले हवा के कणों को धक्का देता है, वो कण अपने आगे वाले कणों को धक्का देते हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है, जिससे एनर्जी की एक लहर दूर तक फैल जाती है। अच्छा, ये जो चेन रिएक्शन होता है ना, वो हवा में हाई और लो प्रेशर के एरिया बनाता है। जहां कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं, वो बन जाता है हाई प्रेशर का एरिया, जिसे हम कंप्रेशन कहते हैं। और जहां वो फैल जाते हैं, वो बन जाता है लो प्रेशर का एरिया, जिसे कहते हैं रेयरफैक्शन। और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का यही पैटर्न मिलकर एक साउंड वेव बनाता है। ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि साउंड वेव्स क्या हैं। तो अगला सवाल ये है कि हम इन्हें मापते कैसे हैं, और ये माप हमारे सुनने के अनुभव से कैसे जुड़े हैं। चलिए, अब वॉल्यूम और पिच के पीछे के साइंस को समझते हैं। किसी आवाज का वॉल्यूम, मतलब वो कितनी तेज या धीमी है, ये उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड का मतलब है वेव की ऊंचाई। जितनी ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेशन होगा, वेव उतनी ही ऊंची बनेगी और हवा के कणों को उतना ही जोर से धक्का देगी। हमारे कान इसी को एक तेज आवाज के रूप में महसूस करते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। ये है आवाज का पिच डायल। फ्रीक्वेंसी का सीधा मतलब है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं। जैसे एक बेस ड्रम धीरे धीरे वाइब्रेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और आवाज गहरी होती है। वहीं एक सीटी बहुत तेजी से वाइब्रेट करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और आवाज तीखी निकलती है। तो इससे याद रखना बहुत आसान है। एम्पलीट्यूड यानी वेव की ऊंचाई, ये है हमारी आवाज का वॉल्यूम कंट्रोल, और फ्रीक्वेंसी यानी वेव्स की स्पीड, ये है पिच कंट्रोल। ये दोनों मिलकर ही साउंड के उन बेसिक कैरेक्टर्स को तय करते हैं जिन्हें हम सुनते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी तो समझ आ गया। अब साउंड की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, स्पीड। यहाँ एक मजेदार सवाल है। अगर हवा, पानी और स्टील के बीच साउंड की रेस हो तो कौन जीतेगा? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर देगा। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, स्टील बहुत बड़े अंतर से जीतता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टील जैसे ठोस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि ट्रेन की पटरी पर कान लगाकर ट्रेन की आवाज हवा के मुकाबले बहुत पहले सुन सकते हैं। पानी में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं और हवा में तो बहुत दूर, इसलिए वाइब्रेशन को ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लगता है। हमने देखा कि साउंड मीडियम से होकर गुजरती है, पर तब क्या होता है जब वो किसी सरफेस से टकराती है? चलिए अपने अगले सेक्शन में साउंड के रिफ्लेक्शन यानी इको और रिवर्बरेशन की दुनिया को समझते हैं। पहाड़ों में या किसी खाली बड़े कमरे में अपनी आवाज की गूंज तो हम सब ने सुनी है। इसी को प्रतिध्वनि या एको कहते हैं। ये तब होता है जब एक साउंड वेव किसी दूर की हार्ड सरफेस से टकराकर वापस हमारे कानों तक आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है।
लेकिन हमें हर रिफ्लेक्शन एको के रूप में क्यों नहीं सुनाई देता? वो इसलिए क्योंकि हमारे ब्रेन को ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच फर्क करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। एक साफ एको सुनने के लिए रिफ्लेक्टेड साउंड को हम तक पहुंचने में कम से कम 0.1 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए, और इसका मतलब है कि वो सरफेस हमसे लगभग 17 मीटर दूर होनी चाहिए। अब सोचिए एक छोटे खाली कमरे की, वहां सतहें पास पास होती हैं तो साउंड कई बार तेजी से टकराती है। ये सारे रिफ्लेक्शंस इतनी जल्दी हमारे कानों तक पहुंचते हैं कि हमारा ब्रेन उन्हें अलग अलग नहीं सुन पाता। इसके बजाय वो सब मिलकर एक गूंजने वाला इफेक्ट पैदा करते हैं, जिसे अनुरणन या रिवर्बरेशन कहते हैं। इसीलिए तो कॉन्सर्ट हॉल्स में नरम पर्दे और कालीन लगाए जाते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा साउंड को सोख लें और आवाज साफ सुनाई दे। अब आइए देखते हैं कि साउंड के इन सिद्धांतों में महारत हासिल करके हमने क्या-क्या किया है। हमने इसका उपयोग उन तरीकों से किया है जो सिर्फ सुनने से कहीं आगे हैं। प्रकृति से लेकर टेक्नोलॉजी तक हम साउंड से देखना सीख रहे हैं। देखिए, हमारे सुनने की एक सीमा है। एक हेल्दी ह्यूमन ईयर आमतौर पर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को ही सुन सकता है। इससे नीचे की ध्वनियों को इंफ्रासाउंड और इससे ऊपर की ध्वनियों को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। मतलब हम साउंड की एक बहुत छोटी सी रेंज को ही सुन पाते हैं। कई जानवर साउंड की एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे हम महसूस भी नहीं कर सकते। हाथी एक दूसरे से बात करने के लिए लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, जो मीलों तक जाती है। वहीं दूसरी ओर चमगादड़ शिकार करने और रास्ता खोजने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति के इन चमत्कारों से ही इंस्पायर होकर हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो हमें अदृश्य को देखने की शक्ति देती है। चमगादड़ की तरह ही हम भी नेविगेट करने और अपने आसपास की दुनिया का नक्शा बनाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को सोनार कहते हैं, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ये ठीक उसी सिद्धांत पर काम करती है जिस पर इको काम करती है, एक साउंड भेजना और उसके वापस आने का इंतजार करना। फर्क सिर्फ इतना है कि सोनार में अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल होता है जिन्हें हम तो नहीं पर मशीनें सुन सकती हैं। इसका प्रोसेस बड़ा सीधा है। एक जहाज या पनडुब्बी पानी में एक अल्ट्रासाउंड वेव, जिसे पिंग कहते हैं, भेजती है। ये वेव किसी चीज जैसे समुद्र तल या दूसरी पनडुब्बी से टकराकर वापस आती है। एक डिटेक्टर इस एको को पकड़ता है और सिस्टम इस एको को वापस आने में लगे टाइम के आधार पर उस चीज की दूरी का पता लगा लेता है। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई मापने, दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, मछलियों के झुंड खोजने और यहाँ तक कि समुद्र के तल का डिटेल्ड मैप बनाने के लिए किया जाता है। इससे हमें अपनी दुनिया के अनछुए हिस्सों को समझने में मदद मिलती है। तो हवा में एक साधारण वाइब्रेशन के आइडिया से लेकर समुद्र के तल का नक्शा बनाने तक साउंड एक बहुत ही शक्तिशाली अनदेखी शक्ति है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर चमगादड़ की चीख और पनडुब्बी का पिंग एक ही फिजिक्स पर आधारित हैं, तो और कौन सी अनसुनी आवाजें हैं जो अभी इसी वक्त हमारी दुनिया को शेप दे रही हैं और हम उन्हें सुन भी नहीं पा रहे।